क्या योग सिर्फ शरीर को मोड़ने की एक कला है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है? चलिए आज हम गोपी कृष्ण की किताब कुंडलिनी योग का रहस्य के जरिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जो योग को सिर्फ एक कसरत नहीं बल्कि मानव चेतना के विकास की असली कुंजी बताता है। एक महान वैज्ञानिक, एक अद्भुत कलाकार और एक आध्यात्मिक गुरु। जरा सोचिए, इन सब में क्या बात कॉमन हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन सब की असाधारण प्रतिभा का स्रोत एक ही हो? गोपी कृष्ण की ये किताब हमें इसी चौंकाने वाले सवाल का जवाब देती है। देखिए, यहाँ पर हमें योग के दो चेहरे दिखते हैं। एक चेहरा तो वो है जिसे हम सब जानते हैं, सेहत के लिए, फिटनेस के लिए, तनाव कम करने के लिए। लेकिन एक दूसरा गहरा चेहरा भी है जिसके बारे में गोपी कृष्ण बात करते हैं। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारी चेतना के विकास के लिए एक बहुत शक्तिशाली रास्ता है। तो फिर योग का असली मकसद क्या था? चलिए अब पहले हिस्से में इस चटाई से आगे की दुनिया में कदम रखते हैं और समझते हैं योग के असल लक्ष्य को। ये समझना बहुत जरूरी है कि योग का असल मकसद कभी भी सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखना नहीं था। असल में इसका असली लक्ष्य था अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को इस ब्रह्मांड की चेतना से मिला देना। मतलब ये सिर्फ शरीर को मोड़ने का खेल नहीं है बल्कि अपने होने की सीमाओं को तोड़ने का एक जरिया है। इसे ऐसे समझिए कि योग असल में धर्म का प्रैक्टिकल हिस्सा था, एक तरह का विज्ञान। ये उन लोगों के लिए एक सीधा रास्ता था जो पूछते थे, क्या भगवान या किसी बड़ी शक्ति के होने का कोई सबूत है? और योग का जवाब था, किसी की बात पर यकीन मत करो, खुद अनुभव करो, प्रैक्टिस करो और खुद जान लो। लेकिन सवाल ये है कि ये जबरदस्त बदलाव होता कैसे है? यहीं पर गोपी कृष्ण एक छिपी हुई, एक गुप्त विकासवादी ऊर्जा के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी किताब का जो केंद्र है, जो दिल है, वो है कुंडलिनी। जरा सोचिए, हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक सोई हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भंडार है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल शक्ति है, एक ऐसी ताकत जो इंसान के विकास में अगली बड़ी छलांग लाने की क्षमता रखती है। और ये प्रक्रिया कोई जादू टोना नहीं बल्कि एक तरह का विज्ञान है। पहला कदम सही साधना, जैसे कि ध्यान और एकाग्रता से इस सोई हुई ऊर्जा को जगाना। दूसरा कदम इसे रीढ़ की हड्डी के बीच से ऊपर की ओर उठाना। और तीसरा और सबसे अहम कदम, ये ऊर्जा हमारे दिमाग को, हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से बदल देती है, जिससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाता है। अब हम आते हैं इस किताब के सबसे क्रांतिकारी, सबसे जबरदस्त हिस्से पर। क्या ज्ञान का, एनलाइटमेंट का कोई जीव विज्ञान हो सकता है? क्या आध्यात्मिक अनुभवों को हमारे शरीर में साइंटिफिकली मापा जा सकता है? गोपी कृष्ण का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक दावा यही है कि जो जीनियस होते हैं, या जिनके पास कोई मानसिक शक्ति होती है, या जिन्हें गहरे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, ये सब कोई तुक्का या संयोग नहीं है, बल्कि ये सब एक खास शारीरिक प्रक्रिया, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का नतीजा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे समझा भी जा सकता है और जिसे एक्टिवेट भी किया जा सकता है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये प्राचीन यौगिक ज्ञान को आज के मॉडर्न साइंस से जोड़ती है। देखिए, जिसे योग में सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, वो असल में हमारी रीढ़ की हड्डी का सेंट्रल कैनाल है। इड़ा और पिंगला हमारे नर्वस सिस्टम के दो अलग अलग हिस्से हैं, और जिन्हें चक्र कहते हैं वो हमारे शरीर के बड़े बड़े नर्व सेंटर्स हैं। तो ये कोई रहस्यमयी बात नहीं, ये तो प्योर बायोलॉजी है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग या कोई मानसिक अवस्था नहीं है। ये असल में प्राण का, एक वाइटल एनर्जी का, सचमुच का एक फिजिकल फ्लो है। सोचिए, ये एक जबरदस्त ऊर्जा है जो हमारे पूरे सिस्टम को वैसे ही अपग्रेड कर देती है जैसे हम किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं। तो फिर इस शक्तिशाली ऊर्जा को जगाने का फायदा क्या है? इसका फल क्या मिलता है? चलिए देखते हैं कि ये हमें जीनियस बनने और उससे भी आगे कैसे ले जाती है। इस किताब में एक प्राचीन ग्रंथ का जिक्र है जो साफ साफ कहता है कि इस ऊर्जा के जागने पर इंसान अपनी वाणी का स्वामी बन जाता है, लोगों में राजा की तरह होता है और हर तरह की विद्या में माहिर हो जाता है। यानी ये सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव की बात नहीं है बल्कि इंसान की बौद्धिक और रचनात्मक क्षमताओं के शिखर तक पहुंचने की बात है। तो किताब का दावा है कि जब कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो ये 4 बड़े फल मिलते हैं। परमानंद,
यानी एक गहरी खुशी, नैतिक उत्थान मतलब इंसान एक बेहतर इंसान बन जाता है, मानसिक शक्तियाँ यानी वो क्षमताएं जिन्हें हम आम तौर पर सुपरनैचुरल मानते हैं, और चौथा प्रतिभा यानी जीनियस। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, जो रहस्यवादी होते हैं और जो प्रतिभाशाली यानी जीनियस होते हैं, वो दोनों एक ही आंतरिक कुएं से पानी पीते हैं। मतलब उनकी शक्ति का स्रोत एक ही है, ये एक ही बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि किसने उस स्रोत से कितना पानी पिया, यानी अंतर मात्रा का है, प्रकार का नहीं। और ये सारी बातें हमें बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या इंसान का विकास एवोल्यूशन पूरा हो चुका है या अभी कुछ और होना बाकी है? गोपी कृष्ण का मानना था कि इंसानियत अपने विकास के आखिरी पड़ाव पर नहीं है, बल्कि उनका मानना था कि कुंडलिनी ही वो मैकेनिज्म है, वो तरीका है जिसके जरिए प्रकृति हमें चेतना की एक ऊंची अवस्था की तरफ धकेल रही है, एक ऐसी अवस्था जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस किताब का आखिरी संदेश ये है कि इंसान की क्षमताओं की अगली बड़ी छलांग किसी बाहरी स्पेस में या किसी लैब में नहीं होगी, वो हमारे अंदर ही है, बस एक आंतरिक जागरण का इंतजार कर रही है। ये किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में क्या बन सकते हैं।